चप्पल बजा दो उसमें। नमस्कार जय भारत। कहाँ तक पहुंच गए थे? आवाज है कि खतरनाक ही आती है। खुश है महिलाएं तो, हंसी खुशी का माहौल। सवाल दिया था एक, बैठ जाओ फटाफट। एक सवाल लिखा था। अच्छा। और उसको फिर से लिखना पड़ेगा। सवाल को फिर से लिखना पड़ेगा नहीं, याद तो तुमको होगा नहीं। और लगाने की बात तो छोड़ ही दो, क्या ही लगाया होगा तुमने नहीं। क्वेश्चन लिख लो भी। हाँ भाई, जितनी दिन तुम सवाल हमें लिखते हुए देख रहे हो, उतनी दिन मगर सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हंसी ठिठोली किए बिना, तो शायद कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाता। नहीं। मेट्रो चलवा देंगे यहाँ से बाहर तक की।
आना जाना बहुत लगा रहता है। थक जाते होगे नहीं? थकते हम इसलिए नहीं क्योंकि थकता मजदूर है, कलाकार नहीं है। गूगल करने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए। इतरों का आ गया आंसर? एक नहीं आया आंसर भाई साहब। सब बैठे होता हुआ देख रहे हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, चीजों को होता हुआ देखते हैं। ये किसी के अंदर, पुरुष के अंदर महिला घुसी है, इसको नहीं। कैमरा मैन, इसको जल्दी बाहर करो। अब देखिए, अब क्या है कि आप सवाल पढ़ लें पहले तो। आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस जो है, यहां से पढ़ें। एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है? तो ऐसा एक सेल बनाया गया होगा और इसके अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा होगा। उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये था और उसका जो रेजिस्टेंस आया वो ये आया। फिर आपने कहा उसकी जो कंडक्टिविटी आई, कप्पा, वो ये आई। इतनी बात पुराने सॉल्यूशन की है। ये जो जितनी बात लिखी है, ये सब पुराने सॉल्यूशन की बात है। फिर इसके बाद शुरू होता है नया डेटा। नया डेटा ये कहता है कि जब हम उसी सेल को बदल करके दूसरे कंसंट्रेशन से फिल करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सेम लेते हैं, चीज सेम है, बस उसका गाढ़ापन बदल दिया है। और जब ऐसा करते हैं तो फिर उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप डाइल्यूशन कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, और ये बदलेगा तो फिर कप्पा भी बदलेगा। कप्पा बदल के कितना हो गया वो नहीं दिया है, पढ़ लें आप। और आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? मोलर कंडक्टिविटी बदल के कितनी हो जाएगी ये तुम बताओ। ये प्रश्न है। सवाल समझ में? तो डेटा को शॉर्ट फॉर्म में पहले लिख लिया करें। ये कंडक्टिविटी सेल है। इसको फिल कर दिया उसने। कंप्लीटली फिल्ड मान के चलेंगे, कुछ दिया नहीं है तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया? पहले पहला वाला सिस्टम फिल किया इसके अंदर। पहला वाला सिस्टम का रेजिस्टेंस निकाला, ये आया, मोलैरिटी ये थी, कप्पा ये था। तो उसको बोल दिया पहले R1। कंसंट्रेशन जब M1 था तो रेजिस्टेंस R1 था, कप्पा कप्पा 1 था। मोलर कंडक्टेंस कुछ रहा होगा, उसने बताया नहीं। जब ये बदला
तो फिर ये भी बदला, ये भी बदला और ये भी बदला होगा। अब इनमें से कुछ बातें आपको दी और कुछ बातें आपको निकालनी है। जैसे पुराना वाली मोलैरिटी की डेटा की बात करी है उसने, 0.1 है। नए वाले की बात की उसने, पुराना वाला रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, नया वाला भी दिया हुआ है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। और पुराना वाला देखिए 1.29 और नया वाला कप्पा नहीं पता। पुरानी वाली मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता, नई वाली भी नहीं पता। लेकिन निकालना इसमें से कुछ ही चीजें हैं, जो निकालना है वो निकालेंगे। सब क्यों निकालेंगे? अच्छा, लेकिन ध्यान दें, कप्पा निकालना जरूरी पड़ जाएगा। आपको ये निकालना है, फाइनली आपको ये बताना है। ये पूछा उसने, हाँ, निकाल तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन पूछा ये उसने। तो ये निकालने के लिए पहले आपको कप्पा टू ढूंढना पड़ेगा। कप्पा टू ढूंढेंगे तभी इस पे आएंगे। तो पहले कप्पा टू ढूंढो। वो कैसे ढूंढेंगे देखें, R1/R2 बताया था आपको। एक बात लिखवाई थी कि सेम कंडक्टिविटी सेल है। इसका मतलब L/A कैसा होगा? कांस्टेंट। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहां पे लिखेंगे आप R1/R2 इज इक्वल टू रो1/रो2। आगे बढ़े तो ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, कप्पा के साथ उल्टा कंडक्टेंस। वैल्यू पुट करें, R1 कितना, R2, सीधे इधर आ जाओ। कप्पा टू निकालना है, कप्पा वन, कप्पा टू निकल आएगा। यहां से कप्पा टू की वैल्यू आ रही है 100/520 इंटू 1.29। ध्यान दें, जो वैल्यू है इसकी यूनिट इस बार साइमन मीटर इनवर्स है। कारण जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी भी होगी, तो जो इसकी होगी वही इसकी भी होगी। और इसकी क्या है, साइमन मीटर इनवर्स। क्वेश्चन पढ़ लें तो इसकी भी किस में आएगी। तो इस बार यूनिट थोड़ी बदली है उसने, बराबर। कह रहे 1.29 की यूनिट क्या है, कहां दिया है, सवाल पढ़ लो, बराबर। अच्छा, ये बात थी, थैंक्स बताने के लिए। अब इसके बाद क्या निकालना है बताओ। इसके बाद तुम्हें निकालना है मोलर कंडक्टेंस। कौन सा वाला, सेकंड वाले का। तो फर्स्ट वाले से कोई मतलब थोड़ी है अपने को, जो पूछा उतना बताएं। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन, और यहां पे आप सेकंड वाले का निकालना है तो सेकंड का डेटा लगाएं। सेकंड का डेटा बताओ जल्दी से। कप्पा टू की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको पुट कर दो। ये हो गया कप्पा टू 1000। M2 बताओ। क्या ये आंसर आ चुका है? यूनिट देके ध्यान से नहीं बैठेगी सही, तो आप चारों को सॉल्व करेंगे, चारों में से कोई आंसर नहीं बैठेगा, क्योंकि यूनिट देखिए मीटर स्क्वायर में मामला चल रहा है, तो आपको यूनिट थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ध्यान दें, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे इस फॉर्मूले को लगाते समय, ध्यान दें। अभी तक वो ऐसा रहा था कि ये मिलता था आपको किसमें, और ये कैसे मिलता था। 1000 लिखा है, इसका मतलब 1000 कहां से था बताओ। 1000 तब आया था जब तुमने 1 लीटर को 1000 ml लिखा था। तो समझ रहे हैं, अगर आपने 1000 लिखा तो मतलब मामला ml में है, ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये फॉर्मूले में ये यूनिट चलती थी इसकी, और इसकी तो जो दी जाएगी वो लगाएंगे। अब मान के चलें ये दी है तो ये लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर किस में आता था। लेकिन इस बार आंसर इस यूनिट में नहीं निकालना है, तो फिर किस यूनिट में निकालना है, सब कुछ मीटर में लाना है। तो मीटर में लाने का सिंपल सा तरीका है, इस वाले को भी मीटर में ले आओ, इसमें भी मीटर में ले आओ। जब सब में मीटर में हो जाएगा तो उसमें मीटर आ जाएगा। तो मीटर चालू कर दो,
अब तो कप्पा तो तुम्हें ला करके उसने खुद ही दे दिया ना मीटर में। सवाल पढ़ लो, सवाल में जो कप्पा दिया वो किस में दिया है? वो ला के तुम्हें दे दिया रहा है, तो फिर तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बगल में जो ये 1000/m लगाते हो, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कितना मल्टीप्लाई करें? हैं? अरे मार डाला भाई साहब। था बचपन मेरा सिखाना है उस टाइम से। बचपन गुरु पढ़ाई हुई नहीं है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसे मैडम पढ़ाती थी बचपन में, चौथी कक्षा में। 1 सेंटीमीटर में 10⁻², है ना? तो क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा? हैं? बहुत जोरदार आदमी हो गुरु तुम लोग। वो तो कोई पिकोमीटर नहीं है। नहीं तो भाई साहब कहते मैं जा रहा हूँ वापस बिना रिजर्वेशन के, ऐसे बैठ के चला जाऊंगा कहीं भी। बराबर। कहीं वो सीढ़ी होती है ट्रेन के किनारे, उस पर बैठ के चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर, नहीं रुकना है। अब देखिए ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है, तो यहाँ पे ये किस में है? ये सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें कितना मल्टीप्लाई करें? अब किस में आ गया? अब मीटर क्यूब में। तो ये आ गया अपना काम, मीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करो, तब बताओ ये किस में आएगा? अब ये आ जाएगा सही यूनिट में। तो ये इस्तेमाल करना है। पर अब इसमें कप्पा बताओ, साइमन मीटर इनवर्स में पीछे निकाल चुके हो तुम कप्पा। यहाँ कितना निकाला? ये जो पूरा निकाला है, यहां से लेके यहां तक, ये किसमें? साइमन। तो बताओ ये तो डन है ना, ये वाला साइमन मीटर इनवर्स वाला। बस क्या काम करना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? ये किस में चल रहा है अभी? सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो अब किस में आ गया? मीटर क्यूब में। अब आंसर बिल्कुल सही यूनिट देगा। समझ रहे हैं? लेकिन ये इतना बड़ा कौन है? ये कप्पा है भैया पूरा। किस यूनिट में? साइमन मीटर इनवर्स में। और ये क्या है? ये 1000/m की वैल्यू है, यानी कि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में। और ये क्या है? मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में ले आया, काम हो गया, यही काम करना था। तो पीछे वाली बात अगर आपको समझ में आती है, तो ये पूरा जो है वो किस में आ गया? मीटर क्यूब में। तो मामला सेट है, यही आंसर। इसको सॉल्व कर लें, इनमें से एकदम सही जवाब कोई ना कोई मैच कर जाएगा। तरीका समझ गए? अब इसके करने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। पहले तो आप प्रॉपर बात समझ लें, इसको नोट कर लें पहले। कॉन्सेप्ट यही है, ये समझ के तो वो अपने आप समझ जाएंगे। हो गया? ये हो गया? चले? टेस्ट होने लगेगा तुम लोग के फिर से? अरे यार है भी आंसर, सवाल समझ लो पहले। आंसर की बहुत जल्दी, पहले ही समझ लो। कल को 1.29 का 3.29 कर देगा, क्या कर लोगे फिर? कॉन्सेप्ट समझिए। भैया नींद आ रही, मुंह खोल के ऑक्सीजन ले रहे हैं। सिलेंडर ले आएगा ना साथ में, लोहे वाला बड़ा वाला आता है, पड़ोसियों का काम भी आ जाके बच जाए।
हॉस्टल सप्लाई कर दिया, देखो। तो ये है मामला। तो ये आप समझ गए पहले पूरी बात, करना क्या है समझ में आ गया। अब इसको करने के तरीके क्या होते हैं समझिए, क्योंकि इतना टाइम वहां थोड़ी लगाएंगे बैठ के। वहां क्या सिखाया जाता है, पहले तो एक पैदल टाइप के लोग होते हैं, वो सीधे कहते क्या है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, जब ऐसा सवाल आया करे तो लगा दिया करो कप्पा इंटू 1000/m, पुराना वाला फॉर्मूला। और जब ये आंसर आ जाए तो उस आंसर में, आए हुए आंसर में 10⁻⁻6 लगा दिया करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे याद करा देते हैं। और यहाँ लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, LVH। अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर ये याद करके आप बैठे रहेंगे तो आपको ये कभी जीवन में नहीं समझ में आएगा कि ये 10⁻⁻6 तुमने मल्टीप्लाई किसमें किया है, इसमें या इसमें या थोड़ा थोड़ा दोनों में। प्रश्न समझ रहे हैं? क्योंकि आप तो याद करके बैठे कि आंसर जो तुम्हारा है उस आंसर, ऐसे याद करते हैं कि तुम्हारा वाला आंसर इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू उनका वाला। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे वाले आंसर में 10⁻⁻6 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। मुद्दा समझ रहे हैं? इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर लेकिन अगर आप बहुत ही पैदल हैं और आप सोचते हैं कि बस सवाल लग जाए, ज्यादा बातें करनी नहीं आपको, तो ठीक है, ये भी ठीक है तरीका। अगर आपको इसी टाइप का बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल मिल गया, ज्यादा वो पूछ नहीं रहा, तो आप सीधे लगाएं और निकल जाएं। एक तो ये तरीका है। ये लगाते समय ध्यान दें, यहाँ सेकंड वाला, यहाँ सेकंड वाला, यहाँ सेकंड वाला, खत्म। कप्पा टू कैसे ढूंढेंगे? R1/R2 है, बिना पेन चलाए हो जाता है मामला। R1/R2 इंटू कप्पा वन। हेलो, नीचे से लगे कप्पा वन ऊपर, ठीक। R1 बताओ, थोड़ा दिमाग कैसे चलाओ। R1/R2 इंटू कप्पा वन, ये कौन? कप्पा टू। इंटू क्या करेंगे? 1000 अपॉन दूसरी वाली मोलैरिटी, ठीक है, इंटू 10⁻। इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर इस यूनिट में मिलेगा, कहानी खत्म है। तो अगर आप ज्यादा वहां पेपर में नहीं करना चाहते, आपको एकदम सेम सवाल मिलता है, अगर यूनिट यूनिट सब मैच कर रही है, तो ये लगाएं और एक लाइन में कहानी खत्म करें। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। सॉल्व करते समय कैसे करें वो भी समझें, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि इसके आगे देख लेना भाई मैं इतना कर दिया। ये 100 वाले समेट लिया करो एक तरफ, बाकी सबको साइड कर लो। देखो ये 10⁻², 10⁻3, 5 हो गया, -6 तो -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आ रही होगी। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अप्रॉक्स में भी कर सकते हैं आप काम। देखें ये 1 के आसपास है ना, ये 1 के आसपास है। 1/500 पकड़ लो, इसको 500 मान लो। इसको क्या लिख दो? इसको लिख लो 2/100। 100 ऊपर चला जाएगा, इस 500 से कट जाएगा, बचेगा 5। अरे ठीक है, या ऐसे कर लो, देखो नीचे 500 है, सीधे सीधे आ जाओ। नीचे क्या, 500 इंटू, ये अगर 2 मल्टीप्लाई करो तो 1000, 1000 में 2 डेसिमल पीछे घसीटो उसको, तो आंसर 10। तो ये 10 के आसपास बन रहा है। तो ये कुछ कुछ आपको आंसर दे देगा एक तो। और उसके बाद वो 10⁻, ये सब पूरा एडजस्ट कर लो। 1.29, 520.02 और बाकी सब तुमने समेट ही लिया। थोड़ा सॉल्व करोगे तो एक आंसर देखना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन का आइडिया समझ में आ गया आपको? खींचे, तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं है कोई। आंसर देखिए करीब करीब कितना बन रहा है। ये 500 इंटू 2 करा तो 1000 आया, 2 डेसिमल पीछे किया तो 10 आया। तो 1/10 जैसा बन रहा है कुछ। तो क्या ये 0.1 जैसा बन रहा है? अब 0.1 जैसा बन रहा है तो अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो 0.1240 बन रहा होगा। अरे आ रहा है क्या? देखो वैसे अगर अप्रॉक्स करो तो कितना बन रहा है? 0.1। लेकिन 0.1 तो तब बन रहा है जब आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, एग्जैक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ये कॉमन सेंस है, बराबर। क्योंकि आंसर में 1240 दिख रहा है आपको, तो 0.1 आगे 240 लगा लो। अब मामला देखो कैसा हो गया, आप सिस्टमेटिक सेट हो गया, बस आपको वो डेसिमल शिफ्ट करने हैं। तो आए डेसिमल शिफ्ट करें, अगर 3 डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे 124, तो फिर 10⁻⁻4 आएगा। चेक कर लो यहाँ पे, 4 और, बराबर। खींचे,
तो तरीका समझ में आया कैसे सवाल से निकला जाता है। ऐसा नहीं कैलकुलेशन फंस गया तो आप एकदम लेट गए कि भाई साहब नहीं होगा, तो निकलिए उससे। हाउ टू कम आउट फ्रॉम डिस्प्रेशन, समझ रहे हैं बात क्या करिए। भाई 3 डेसिमल आगे फेंका तो 124 जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, या -4 आ जाएगा फिर। तो पहला वाला दिया होगा आंसर 124 10⁻⁻4, लगभग लगभग टिक करिए निकल लीजिए। और ये भी मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, ध्यान से देखें तो ये पूरा थोड़ी सॉल्व किया। कैसे किया, इसको 500 माना, इसको 2 पकड़ लिया, 1000, 2 डेसिमल पीछे, तो पीछे आ जाओ 2 डेसिमल, 10, 1/10 0.1, 0.1 मेरे को पता चल गया, तो 0.1 के आगे लगाते जाओ 240। किरण 40 तुमको कैसे पता चला? ऑप्शन देखें भाई, यहाँ पे देखो सब में अगर डेसिमल यहाँ लगाएं तो सब में 1240 जैसे ही तो बन रहा है, तो ऐसा ही कुछ बनेगा, चारों एक जैसे। तो अपने साथ अपना सामान्य ज्ञान भी जरूर ले जाएं, अगर हो आपके पास तो। जितना है उतना ले जाएं, वो काम तो उसी से चलाना पड़ेगा। सत्य को स्वीकारिए सबसे पहले, है ना, जो है उसी को ले जाएं। अब एक और बात सुने, जिन लोगों ने ये याद करके जाते हैं कि मैं लास्ट में जो तुम्हारा आंसर है उसमें 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा, उनके लिए एक नया सवाल बना देगा वो। मान लीजिए उसने इसका सेकंड पार्ट बना दिया, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसने बोला फाइंड आउट द मोलर वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। अब और आपको जो आंसर दिए होंगे वो दिए होंगे, आप कैसे करोगे? अब तुम तो याद करके गए थे, करे सीधे मोलर कंडक्टेंस पूछो तो बता देता हूं। अब उसने मोलर क्या पूछ लिया, अब हो गया मामला। अब क्या करोगे उस 10⁻⁻6 का, किसको दोगे? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो 10⁻⁻6 आया था वो इसके साथ आया, तब ये किस में आ गया था, मीटर क्यूब में। समझ रहे हैं? तो ये सब पता होगा तो आप समझ जाएंगे बात कि इस बार क्या करना है। तो आंसर बताओ, 1000 अपॉन m2, ये किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, और इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है, ये आ गया मीटर क्यूब में। तो ये आंसर है। तो ये क्लैरिटी तभी होगी जो आपने पूरी बात समझी होगी। ठीक है, तो क्लियर 10⁻⁻6 कहाँ एडजस्ट हुआ है, ये पता होना जरूरी है। एक और सवाल लिखेंगे, चलें? एक और ढंग का सवाल लिखें, तो यूनिट वाला कंफ्यूजन समाप्त। अबे हाँ ना तो बोल दिया करो, तुम्हारे हाँ ना में फर्क नहीं नजर आता। अगर कोई तुमसे हाँ ना बोले और तुम्हें ना सुनाई पड़ता हो तो समझ जाओ तुम नकारात्मक हो चुके हो। कह रहे अब तो हाँ ना में भी ना सुनाई पड़े, समझ रहे हो, इतने ज्यादा नकारात्मक हो चुके हैं। तुमने पूछा पक्का ना, उसने कहा हाँ ना, तुमने कहा ना बोला है, ये समस्या है। आजकल सिलेबस में बहुत चर्चा चल रही नहीं। अच्छा नहीं, तुम तो दूसरी पार्टी से बनाते हो ना।
2-3 चैप्टर कट जाने सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हुई है जिनको वही 2-3 आते थे, तो उसमें समस्या है भी, वो किसी कीमत पर उनको हटते देखना नहीं चाहते। हमें हम तटस्थ रहते हैं हर, अपना क्या केमिस्ट हो जाएगी, मैथ्स पढ़ाने लगेंगे। नहीं बायो नहीं पढ़ाएंगे, इतना भी नहीं। अब ये थोड़ा ढंग का सवाल है, इसको नोट करें। पीछे वाला भी ढंग का सवाल था, उसमें यूनिट का कंफ्यूजन समाप्त हो चुका है। एक वेरिएशन ये कर रहे हैं। सवाल नोट करें जल्दी से पहले। चलें, सवाल को पढ़ने के बाद इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश तो आती होगी तुम लोग का भी। हाँ भाई समझ गए सवाल क्या लिख, सुने ध्यान से। कह रहे हैं एक कंडक्टिविटी सेल है, उस कंडक्टिविटी सेल में पहले क्या भरा उसने, ए का सॉल्यूशन, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आया 50। फिर कह रहा है कि अगर उसी में मैं बी का सॉल्यूशन भरता तो रेजिस्टेंस आता 100। मतलब उसी में भरता मतलब उसी के साथ भरा है तब नापा है या फिर अलग से भरा है तब नापा है, ये समझ के लैंग्वेज। तो मतलब एक कंटेनर है, इसमें कंडक्टिविटी से हूं, इसमें एक बार ए को भरो, ए को भरो तो किसको भरो, सिर्फ ए को। तो मान लो इसमें सिर्फ ए भर दिया, ओनली ए। तो जब ओनली ए भरा तो कितना आंसर आया रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो तीन बातें हुई हैं देखिए इसमें, ओनली ए भरता हूं तो जो रेजिस्टेंस R1 आता है वो आता है 50 ओम। फिर क्या किया, इसको खाली कर दिया होगा, कहीं कहां लिखा है इसमें, आगे लैंग्वेज पढ़िए, एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी कि बी का अलग से नापा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसको खाली कर दिया, खाली करने के बाद इसमें बी भर दिया। तो बी जब भरा तो सिर्फ बी है या फिर ए भी है, ठीक है, ओनली बी। तो R2 आया कितना 100। फिर क्या किया, फिर से खाली कर दिया,
फिर से खाली करने के बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार क्या किया, जो सेम कंडक्टिविटी सेल, देखो वर्ड यूज हुआ है, तो पहली बात तो पूरे सवाल के दौरान क्या चीज फिक्स है, L/A फिक्स है, बराबर। फिर क्या किया, फिर इक्वल वॉल्यूम भरा, किसका, ए और बी का मिला के, तो अब दोनों का भरा या किसी एक का भरा। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ए भी है और इनका रेशियो कितना है, 1:1, वॉल्यूम रेशियो। ये कौन सा रेशियो, ठीक है। तो तुमको बताना क्या है, जब ऐसा करते हो तो जो आर रिजल्टेंट आता है वो कितना आएगा, इसको R3 बोल दो या आर रिजल्टेंट बोल दो, जो भी बोलना है ये बताना है। सवाल पढ़ लें, मिक्सचर का रेजिस्टेंस बताएं सेम सेल में, बराबर। एक और बात लिखी नीचे लिखी हुई, पढ़ लो उसको भी। क्या लिखा नीचे, कह रहा मान के चलेंगे कि जब मिक्सिंग करी गई है तो कोई चेंज नहीं हुआ है किसी के अल्फा में, क्योंकि होता है कभी कभी जब हम मिक्स करते हैं तो एक दूसरे के अल्फा बदल देते हैं। वो आयनिक इक्विलिब्रियम की बातें यहाँ नहीं करनी है आपको, कि कोई कॉमन एन इफेक्ट, ऑड एन इफेक्ट, कुछ भी नहीं लग रहा। करो, करना है, कह रहे बैठ जाओ आराम से, बैठो रिलैक्स करो, अभी आदमी बताएगा आगे। इतनी बात समझ में आ गई, आओ सुनो अब आगे, सुन ही लो। कौन सा बता रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितने लोगों का पहला आ रहा है, इतनी देर में आया तो कुछ नहीं होगा यकीन मानो। दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा, आग लगे ऐसे आने को, देखो समझो, समझ ही लो, ज्यादा बेहतर है। देखो ये चल रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/ρ = 1 यार, इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, कह रहे L/A कहाँ रहेगा, वो वहीं रहेगा। 1/ρ क्या बन गया, ठीक है। L/A कैसा है, तो L/A को मान लेते हैं x, बार बार क्यों L/A लिखें, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका नाम लिखता हूँ आज से। इससे पूछ लेना क्या तुम्हें मैं ऐसा पुकार सकता हूँ, तो कहेगा ओके तो ठीक है, परमिशन ले लिया कोई कोई। तो ये आ गया मामला। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा सारा फोकस किसके ऊपर होगा, कप्पा के ऊपर। कप्पा समझ लें, क्योंकि कप्पा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, तो हम सारी बातें किसके रिलेटिव में करेंगे, कप्पा के, ठीक है। कप्पा के रिस्पेक्ट में अगर बातें करनी है तो मान लें आप पहले ए भरा आपने, एक कंटेनर लिया, उसमें क्या भरा, ओनली ए। जब ओनली ए भरोगे तो ये क्यूब निकाल लो उसमें से, इसमें क्या भरा हुआ है इस क्यूब में। अच्छा, जब भी मैं एक क्यूब बनाऊंगा तो वो क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब का है, ये अंडरस्टूड है ना। तो बताइए मैंने यहाँ क्या लिया, ए लिया, इसके अंदर भरा हुआ है सिर्फ ए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और ए भरा हुआ है। बताओ इसका जो कंडक्टेंस है वो कितना होगा, उसको एक नाम दे दिया मैंने, कप्पापन, चलेगा। फिर क्या किया, फिर मैंने इसको खाली कर दिया, फिर मैंने उसकी जिंदगी में बी भर दिया, फिर बी वाले में से ऐसा ही एक क्यूब निकाल दिया। अब बताओ बी वाले में से ऐसा क्यूब निकालूंगा तब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ओनली बी। फिर उसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया मैंने, और इस बार ओनली बी है, तो उसका कंडक्टेंस मैंने बोल दिया कितना, कप्पा 2। फिर मैंने किया कि ए और बी दोनों को भरा, फिर उसमें से एक क्यूब निकालूंगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा कप्पा रिजल्टेंट। उसको इन दोनों से कनेक्ट करना है, मेरा काम क्या है, इन दोनों के कप्पा को तीसरे वाले के कप्पा से, क्योंकि अगर कप्पा कनेक्ट हो गया, सब कॉन्सेप्ट समझिए, आपको बेसिकली कनेक्ट किसे करना है, आपको कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस को, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है, लेकिन रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए हमें किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये अपने आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तरीका समझ में आ रहा है, तो निकालना ये है, लेकिन निकाल ये रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है, कप्पा का। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी सॉल्यूशन दुनिया में आ जाए उसमें से मैं क्या करूंगा, एक क्यूब निकालूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसका कंडक्टेंस नापूंगा, वो आएगा, ठीक है। अब एक बात बताएं, ये जो मैंने लिखा हुआ ये क्या है, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है, और यही क्या बन गया उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। ये मैंने क्या निकाला है, निकाला मैंने कंडक्टेंस है, वही क्या बन गया। अब मेरा मकसद ये है
मकसद ये अपना मकसद ये कि जब मैं इसी तरीके से एक नया सॉल्यूशन बनाता हूं जिसमें ए और बी दोनों हो और 1:1 के रेशियो में हो, उस वाले के अंदर से भी एक क्यूब ऐसा निकालूंगा। अब जो एक तीसरा क्यूब मैं ढूंढने वाला हूं उसमें बताओ यहाँ पे अंदर क्या भरा होगा। उसके अंदर मैं ढूंढूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही निकालूंगा या 2 सेंटीमीटर क्यूब निकालूंगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, और किस रेशियो में होगा। अगर ऐसा कुछ 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लूं तो इसका जो कंडक्टेंस है, क्या उसको कप्पा रिजल्टेंट बोल सकते हैं। अगर ये कप्पा रिजल्टेंट कनेक्ट हो जाए किससे, कप्पा 1 और कप्पा 2 से, तो क्या बात बन जाए। और ठीक है, कॉन्सेप्ट सुनते हैं ये, पहले मकसद क्या अपना समझ गए। हमें तीसरे वाले के अंदर से में से एक क्यूब ऐसा ही निकालना है, और उस एक क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या नाम दे देंगे, कप्पा रिजल्टेंट, और फिर वो बाकी ऊपर दोनों से कनेक्ट करना है। अगर कनेक्ट कर लिया तो फिर रेजोनेंस अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को इससे कैसे कनेक्ट करें, तो क्या करें, देखें इन दोनों के एक एक क्यूब पहले भरे हैं। इसका एक क्यूब भरा हमने ऐसा, इसका एक क्यूब भरा ऐसा, फिर दोनों को लाके ऐसे जोड़ दो। अगर इन दोनों को लाके ऐसे साइड बाय साइड जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लो अगर इन दोनों को जोड़ दें ला करके, ये कौन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ए, इसमें बगल में लाके कौन सा जोड़ दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब बी। अगर इनकी मिक्सिंग कर दें, अच्छा मिक्सिंग किस रेशियो में करी मैंने, 1:1। इसमें कौन भरा हुआ है, ए, इसमें कर दो मिक्सिंग। अब बताओ अगर इनकी मिक्सिंग कर दोगे तो अब इसके अंदर तुम्हें कौन मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। ऐसा कुछ करो कि इसके जो दरवाजे खोल दो, ये उसका दरवाजा है, यहां से खोल दो, ये इसका दरवाजा है, यहां से खोल दो, इसको इसमें जाने दो और उसको इसमें आने दो, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, A+B 1:1 रेशियो। वॉल्यूम कितना तैयार होगा भाई, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया आपने और इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, तो दोनों मिल गए। दोनों का मिला करके नेट कंडक्टेंस बताओ। हाँ, कप्पा 1 प्लस किसको जोड़ा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जोड़ा है या फिर कंडक्टेंस को जोड़ा है, कंडक्टेंस को जोड़ा है। कोई पूछे ये जो तुमने कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 निकाला है, ये क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तीसरे वाले सॉल्यूशन का, नहीं, क्योंकि एडिटिव रूल तो फॉलो कंडक्टेंस करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो मैंने जोड़ा किसको, कंडक्टेंस को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ठीक है, अब बताएं मेरे पास क्या है, कितने सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है 2 सेंटीमीटर क्यूब में, ए बी ए और बी बी ए, और उनकी रेशियो कितना है, जो उसने जैसा उसने कहा था वैसा ही है। अब बताएं उसका मैंने कंडक्टेंस जब मेजर किया तो कितना आया, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2। तो बताएं अगर मैं इसी का 1 सेंटीमीटर क्यूब अब निकाल लूं इसके अंदर से, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसी का 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालूं और उसमें भी कौन है, ए भी है बी भी है, और किस रेशियो में, जैसा यहां था, तो बताएं उसका कंडक्टेंस कितना आएगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस इतना है तो 1 का कितना, क्या आधा हो जाएगा। आधा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, कौन, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैसा है, एक्सटेंसिव है, समझ रहे हैं, अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो अगर अमाउंट आधा करेंगे तो वो भी आधा। अरे ठीक है क्या, और वो एडिटिव रूल भी फॉलो, इसीलिए जुड़ गया। कोई पूछे जुड़ क्यों गया, तो क्या बताओगे, क्योंकि एडिटिव रूल फॉलो करता है, कौन, कंडक्टेंस। पूछेंगे आधा से हो गया, क्योंकि एक्सटेंसिव है इसीलिए तो एडिटिव रूल फॉलो करता है, और एक्सटेंसिव तो अमाउंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए अमाउंट को आधा करते ही वो तुरंत। तो अब बताइए क्या आपका काम हो गया, अब क्या बोलोगे उससे, कहोगे देखो मैं तुम्हारे लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब लाया हूं, कह रहा उसके अंदर क्या है, ए भी है बी भी है, किस रेशियो में, इक्वल इक्वल 1:1। कह रहा उसका क्या लाए हो, कंडक्टेंस कितना आया, इतना। कहने क्यों, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है इसीलिए इसी को इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाए। हेलो, अब आया ये कंडक्टेंस है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का है इसलिए इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम दे देंगे। ये किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तीसरे वाले सॉल्यूशन का। तो तीसरे वाले सॉल्यूशन का क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया, कितना,
कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 बाई, तो कोई पूछे कि कप्पा रिजल्टेंट कितना, तो कप्पा रिजल्टेंट कितना हो गया? कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 नहीं है, बाई 2 है। समझ पा रहे हैं? गलती लोग क्या करते हैं, दोनों को कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 लिख देते हैं। वो तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का है, और मुझे कितने का निकालना था? तो ये है। अब ये रिलेशन आ गया तो बताइए कि अपना आंसर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तीनों के कप्पा कनेक्ट हो गए, किन तीनों के? इसका, इसका और इसका, तीनों के कप्पा अगर कनेक्ट हो गए तो इस फॉर्मूले की मदद से तीनों के आर भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स तीनों में कॉमन है। एक्स क्यों कॉमन है? क्योंकि सेल कांस्टेंट सेम है, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट। समझ रहे हैं? तो आ जाए, अब गुणा भाग बचता है। कप्पा का फॉर्मूला बताओ। 1/r इंटू, वो लिखा है ना, तो बताइए इसका कप्पा 1 क्या लिखोगे? 1/r। आर कितना है पहले वाले का? R1 बताओ, भूल चुका हूं। दूसरे वाले का? तो यहां क्या लिखोगे? 1/r इंटू एक्स। यहां पे क्या आएगा? 1/100 इंटू, बराबर। यहां पे क्या आएगा? 1/r रिजल्टेंट और इंटू, समझ रहे हो? तो बताओ तीनों में अगर ये फॉर्मूला लगा दें तो यहां पे क्या लिखोगे? कप्पा रिजल्टेंट की जगह क्या लिखें बताओ? फॉर्मूला एक ही है, 1/r इंटू एक्स। तो यहां क्या लिखोगे? 1/r रिजल्टेंट इंटू एक्स। और यहां पे क्या आएगा? 1/2 बाहर ले लो, अंदर क्या आएगा? कप्पा 1 बताओ। 1/r1 इंटू एक्स। R1 कितना? 50 इंटू एक्स। और बताओ ये कितना? कप्पा 2, 1/100 इंटू, अब एक्स एक्स कट लिया सब, तो बचा क्या? 1/r रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर भेज दो तो कितना बन जाएगा? 1/100, यहाँ भेज दो, और 1/200। 100 को लिख दो 2/200, इसको क्या लिख दो? 2/200। 2/200, 1/200, 3/200। समझ रहे हो? क्या मैं नीचे एलसीएम लिख करता हूँ तो क्या ही बना। तो आर रिजल्टेंट आ चुका है। इसी मैंने कहा ना, अपना केमिस्ट्री बंद तो मैथ्स चालू, अपना धंधा चलता रहेगा। खींचे, तुम पूरा सिलेबस बदल दो, मैं सिलेबस का टॉपिक ही बदल दूंगा। सिलेबस बदलो, मैं सब्जेक्ट बदलूं, अंत कुछ भी नहीं है। आखिरी में एक और काम है, वो भी करेंगे। इसको नोट करो, अबे इसको नोट करो पहले, बाद में खुलासा बाद में करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्य बताएंगे लोगों जीवन का। चले पीछे, मेन तो यही है, यही समझ लो, सारा सवाल इसी में। चलो लिख लो, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है, यहां से लिख लो फिर। ईयरफोन कहाँ गया तुम्हारा? कर लेगा, तुम लोग क्यों? स्पॉन्टेनियस है, नहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो। बोलो, हाँ तुम बोलो, नहीं तो हाथ अंदर रखना पहले तो। हाँ अब बताओ, भाई निकल ही आता है तो। हाँ बताओ, क्या करते हैं? दो के साथ रोक, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई एक क्यूब का कंडक्टेंस अगर ये है तो रेजिस्टेंस ये है, इससे कर लो, आखिरी 1/1 बन जाएगा, वो बात तो वही बनेगी, नया क्या हो जाएगा। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। आप हमेशा किस पे फोकस करें? कप्पा पे। कप्पा पे फोकस करें, आपका सवाल अपने आप लग जाएगा। और जब भी कप्पा फोकस करना है तो कितने वॉल्यूम को देखना है? 1 ml।
1 ml पे फोकस करें जब भी कप्पा की बात करनी। चले, क्यूब नहीं बन पा रहा भाई लोग, सॉलिड स्टेट इसीलिए हट गया। टेढ़े मेढ़े क्यूब बना रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कई कह रहे हैं 24 में चेंज होगा, 23 में नहीं चेंज होगा। अभी थोड़ा मामला और गर्म होने दो तब पता चलेगा एग्जैक्टली। कुछ नहीं, कुछ समय पे छोड़ दीजिए, खुद ही बदल जाएगा। इतने लोग बताने वाले हैं आजकल, आप बस सुनते रहिए, आखिरी बात को सुन लीजिएगा। जब सब बता के थक जाए 2-3 महीने में, आखिरी में कोई ना कोई और बताएगा, वो फिर सब बताने लगेंगे। ज्यादा मत सुनिए सब चीजें। चले, पेपर में भी इतना लंबा सॉल्यूशन तो आप देंगे नहीं, वहां क्या करेंगे वो सुन लें। ये तो कॉन्सेप्ट के लिए आपने, ये भाई पहले मैंने एक क्यूब लिया, फिर दूसरा क्यूब लिया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मेरे को 2 सेंटीमीटर क्यूब का A+ B मिला, उसमें एडिटिव रूल लगाया कंडक्टेंस पे, फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया, वो अपना आंसर है। ये रिलेशन आ गया, खत्म है। तो मेन खेल क्या है? मेन खेल इस रिलेशन को समझना है। देखिए सारी मेहनत किस में लगी, इसको समझने में। ये समझ में आ गया तो फिर तो गुणा भाग है, कोई खास नहीं है। हो गया? कितना लिखोगे तुम लोग? आदमी सो जाए इतनी दिन पढ़ाते पढ़ाते। सुनो भाई, अब जरा पेपर में क्या करना है। देखिए आपने किया क्या, पहले एक सॉल्यूशन था, फिर दूसरा था, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। सीधे कप पर रिजल्टेंट लिखते हैं। बताओ ए और बी को किस रेशियो में मिक्स किया है। तो एक काम करते हैं, 1:1 में जब मिक्स करना है तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, और इसका भी। हालांकि जनरल बात करें तो ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा ही हुआ है, जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके दो हों और उसके भी, समझ रहे हैं। लेकिन दोनों के बराबर बराबर लेने हैं। तो मैं कोई भी, अच्छा अगर कोई फॉर्मूला सही है, बात समझिए, उसने कहा इक्वल वॉल्यूम में मिक्सिंग करनी है। अगर मेरा फॉर्मूला सही है इक्वल वॉल्यूम के लिए, तो वो एक एक की मिक्सिंग पे सही होगा, या दो दो की मिक्सिंग पे, या तीन तीन की, या वीवी की से सही होगा। सब पे सही होगा तो 1:1 पे भी सही होगा, और जब 1:1 पे सही होगा तो मैं 1:1 पे निकाल लूं। हेलो। क्योंकि जो होगा वो सबके लिए एक ही होगा, और वो सबके लिए सही होगा, तो क्यों ना मैं किस पे निकाल लूं, 1:1 पे निकाल लूं। काम आसान हो जाएगा। समझ पाए क्या बात बोले? तो मैं बात को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बात को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब बताइए, मैंने माना इसका 1 और इसका भी, तो इसका भी एक क्यूब और उसका भी। अगर मान लो मैं पहली वाली का एक क्यूब लेता तो उसका कंडक्टेंस कितना आता, कप्पा 1। एक क्यूब लेता 1 सेंटीमीटर का। अच्छा, अगर एक क्यूब लिया तो कप्पा 1 × 1 लिख दे। दूसरी वाली का क्या लिया मैंने, अगर एक क्यूब लिया तो कप्पा 2 × 1। अच्छा, दोनों का अगर एक एक क्यूब मिला दो तो कितना कंडक्टेंस जुड़ जाएगा, एडिटिव रूल। तो ये कितने क्यूब का कंडक्टेंस हो गया, ऐसे 2 क्यूब का। लेकिन दोनों में भरा क्या है आपने, दोनों के जो दरवाजे थे वो खोल दिए, तो दोनों मिक्स हो गए। तो दोनों में क्या भरा है, A+B, A+B। तो A+B कितने सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 2 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, तो एक का कितना, खत्म हो गया, ये आंसर है। और एक का जितना वही कप्पा रिजल्टेंट है। समझ पा रहे हो?
तो क्या मामला डायरेक्ट पहुंच गया? तो आप पेपर में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, और ये अगर डायरेक्ट आ गया तो फिर तो बातें अपने आप खत्म। फिर कितना कैलकुलेशन बचा? बस ये वाला बचा, खत्म। अब अगर आप ये समझ गए तो इसका इस्तेमाल मैं आगे करूंगा। अब इस जे का इस्तेमाल करते हैं, कल को अगर आपको लॉजिक समझ में आने लगे, देखिए ये बातें अगर मैं सीधे बता देता, अगर मैं मान लो आपको कहता कि इसका एक क्यूब लिया, इसका एक क्यूब लिया, फिर जोड़ दिया, फिर टोटल कंडक्टेंस आया, फिर उसमें से दो का इतना था तो एक का कितना इतना, और फिर ये आंसर हो गया, तो आपको कुछ खास समझ में ना आता। ये बात आप इतनी आसानी से इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप पीछे सब समझ चुके हैं। समझी हुई बात को नए तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए समझ में जल्दी आ रही है। तो आप अपनी समझदारी को ज्यादा समझदार ना समझें। तुम सीधे समझ लेते, तुम ना समझ पाते सीधे इसको। अगर मान लो पीछे वाली मैं एक बात ना बताता और तुम्हें सीधे फॉर्मूला लिखवा दूं, तुम्हें कुछ ना समझ में आता, सिर्फ फॉर्मूला तुम याद कर लेते। क्या आपको इस फॉर्मूले की फील है एग्जैक्टली कि वो एक क्यूब लाया, फिर एक क्यूब लाया, फिर दोनों को जोड़ा, फिर दो हो गए, फिर उसमें से एक निकाला? अगर फील है तो फिर अगला सवाल भी लगेगा, फिर कोई आ जाए, फिर कोई नहीं टिकेगा। वो कहता है इस बार मैंने ए लिया और मैंने बी लिया, लेकिन इस बार मैंने 3:4 रेशियो में मिला है। अब बता दो, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसके 3 क्यूब लाऊंगा तो इसके लाऊंगा 1-1 सेंटीमीटर क्यूब की। तो बताइए कप्पा 1 वाले में कितने लाया? 3, और कप्पा 2 वाले, और दोनों को जोड़ दिया, टोटल क्यूब कितने हो गए? 7 क्यूब में ये कंडक्टेंस है तो एक में डिवाइड बाय 7, ये कप्पा रिजल्टेंट है। खींचे। अब लॉजिक भी है, कोई रोक के पूछ ले क्या किया तो समझा सकते हैं। ऐसा ना कह दो कि मैं तो फॉर्मूला याद करके बैठा हूं, फिर नाम पूछे कौन बता रहा है, तुम्हारा पता नहीं, मैं तो इज्जत है मार्केट में। तो उसको क्यूब दिखाएं, सवाल पूछे तो आप क्यूब दिखाना शुरू करें, करें मैंने इसका 3 क्यूब लिए, फिर इसके 4 क्यूब लिए, फिर दोनों के दरवाजे खोल दिए, तो सातों क्यूब का कंडक्टेंस मिला कितना हुआ, उसमें से एक निकाल लिया तो बाई 7 कर दिया, क्योंकि सातों एक जैसे हैं। अब कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। चलें? अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सब क्या पढ़ रहे थे? कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन, बराबर। ये चल रहा था, ये चल रहा था, तो क्या होगा देखें। इससे भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला लिखते थे ऐसे, कप्पा इनटू, ये सब जब भी आप निकाल लेते, ये सब किस पे निकाल लेते? फाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि डेफिनेट सॉल्यूशन था आपके पास। इसके ऊपर कभी कभी वी लिख दिया जाएगा ऐसे। वी लिखने का मतलब सारे कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं? एट वी डाइल्यूशन पे। तो मतलब एक फाइनाइट डाइल्यूशन पे आप सवाल लगा रहे थे, तो ये फॉर्मूले चल रहे थे। अब नई चीज जो करने जा रहे हैं वो क्या है? नई चीज है कि कंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो ऐसे होंगे: मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट, ऊपर क्या लिखेगा इस बार? इनफाइनाइट। कभी कभी इसके टर्म्स ऐसे भी लिखे जाते हैं, उसके ऊपर नॉट बना देगा ऐसे। ये सेम बातें हैं। सेम बातें क्यों है समझे? पहली बात, इसका नाम समझ लें, ये कौन है? ये कौन है?
ठीक है, पीछे वाले कौन थे? ये दोनों कौन थे? इनके भी नाम लिख लो। फाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं, डेफिनेट डाइल्यूशन बोल सकते हैं। फाइनाइट बोलो या डेफिनेट बोलो, बात एक ही है, समझ रहे हैं? और इनफाइनाइट बोलो चाहे, और उसके बाद क्या बोल लो, इनडेफिनेट डाइल्यूशन, है ना, एक ही बात है। तो दो टर्म ये जानते हैं, दो नए हैं, नए वालों को समझते हैं। नाम लिख लें पहले दोनों का, ये तो पता ही है, इसका लिख लो। यहां पे नॉट लगाना और ये इनफाइनाइट लगाना, इसका क्या मतलब है? देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, एन अपॉन वी। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाओगे तो वी कहां जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ, तो कंसंट्रेशन जीरो की तरफ। तो ये जो इनफाइनाइट लगाता है वो क्या बताता है? कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। और ये नॉट जो लगाता है वो क्या बताता है? कि कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जा रहा है। बात दोनों सेम, समझ रहे हैं? इसीलिए ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक जैसे ही। असली है? नहीं, बैग के पूछ रहे हैं, बैग के असली है। ठीक है, चले। अबे आगे कुछ है ही नहीं, आगे पगला गए हो क्या? आओ आगे बढ़े। अब देखिए, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है आपको। कब निकालना है? इनफाइनाइट डेल। इनको कैसे निकाला जाए, इनके मेथड समझने हैं। क्योंकि पीछे वालों के मेथड तो आप जानते हैं ना भाई, सवाल भी लगा चुके हैं, रिलेशन भी बताएं, पीछे वालों के दोनों की बात हो चुकी है। इसमें आए, इसको निकालने के दो तरीके, हेड डालें। ये सब कैसे निकाले जाए? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड का नाम है एक्सट्रापोलेशन मेथड, और दूसरे का नाम है कोलरॉस लॉ। पहले वाले को समझते हैं। अब एक्सट्रापोलेशन एक मैथमेटिकल टर्म है, बराबर है? एक्स्ट्रापोलेशन, जवान फंस रही है क्या बोलते समय? तो पहले मेथड पे आइए। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड का क्या मतलब है? कर्व को एक्स्ट्रापोलेट किया है। कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करने का क्या मतलब है? जैसे मान लें कि आपके पास दो ग्राफ है, पहला और दूसरा। पहले वाले में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्स, दो ग्राफ है। पहला ग्राफ मान लो ऐसा है, हल्का सा देखो टिल्टेड है,
और दूसरा वाला ग्राफ मान लो ऐसा है। अब ये दो ग्राफ है, आपको बताना है कि इनमें एक्सट्रापोलेशन किस में एप्लीकेबल है और किस में नहीं है। तो पहले ये समझें कि होता क्या है एक्सट्रापोलेशन। जैसे देखिए दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक एक्स और दूसरा, अगर हम एक्स को छोटा करते जाएं, देखो ग्राफ ऐसे ले जाएं इस तरफ, तो एक्स अगर इस तरफ आएगा तो ग्राफ यहां जाके रुक गया, इसके बाद का ग्राफ आपको नहीं पता है। तो अगर हम यहां पहुंचे तो यहां जाने का मतलब है कि एक्स को किसकी तरफ ले जाएं, जीरो की तरफ। जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो जो वाई है उसकी वैल्यू ढूंढें। अब वो यहां ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ आगे डिफाइन ही नहीं किया उसने। तो ऐसे में जब ग्राफ आगे डिफाइन ना हो तो कर्व को क्या कर लेते हैं, पैटर्न देखते हुए एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। तो इसके आगे आप देखेंगे गाड़ी ऐसे चल रही थी तो आगे ऐसे ही होगी, ऐसा मानते हुए आप ग्राफ को ऐसा बना देते हैं आगे। तो ये जो डॉट 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 किया, ये क्या किया, ये कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे टकरा दिया, और आगे का पैटर्न आपको पता नहीं था तो आपने उसको क्या कर लिया, सही मानते हुए उसी पैटर्न को आगे बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं ग्राफ को क्या करना। और ऐसा करके हम क्या ढूंढते हैं, ऐसा करके हम इंटरसेप्ट ढूंढते हैं। ये क्या ढूंढा हमने, इंटरसेप्ट, कहाँ टकराएगा ये पता कर लिया। तो y की बताएं क्या एक डेफिनेट वैल्यू आ, जब x जीरो की तरफ जा रहा है तो उस पॉइंट पे क्या y की एक डेफिनेट वैल्यू आ गई, डेफिनेट बोल लें या फाइनाइट बोल लें। अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यहां पे एप्लीकेबल हो गया। तो आप लिखेंगे एक्स्ट्रापोलेशन मेथड इज एप्लीकेबल। दूसरे पे हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा बॉयल्स लॉ जैसा ग्राफ है देखें। तो अगर ऐसा ग्राफ आपको मिलता है तो इसमें क्या करेंगे, जब आप इस तरफ मूव करेंगे ऐसे, एक्स जीरो की तरफ जब जाएगा तो वाई कहां जा रहा है देखो, इनफाइनाइट की तरफ। तो वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, नॉट फाइनाइट। तो अगर डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, वाई निकल ही नहीं पा रहा, तो इंटरसेप्ट आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड इज, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, ताल्लुक है योर ऑनर। आइए देखें, तो यहाँ पे एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वाई इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है बेसिकली, समझ रहे हैं। तो उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू निकल नहीं पा रही। तो कौन सा कर्व एक्स्ट्रापोलेट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला हो सकता है, सेकंड वाला नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हैं कहाँ, नॉट फाइनाइट। मान लो कोई व्यक्ति समझदार नहीं है तो मूर्ख है, कम समझदार लिखो चाहे ज्यादा मूर्ख लिखो, बात एक ही है। उसके लिए दो व्यक्तियों को थोड़ी ढूंढोगे, एक ही व्यक्ति में दोनों खूबियां हैं, कम समझदार व्यक्ति ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति होता है। दोनों में से कुछ भी ढूंढ लीजिए, आपको एक ही जैसी चीज है। चले, अब दो बातें करते हैं, क्योंकि इसका केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है वो समझना है। चले, हेड डालें केस नंबर 1। अभी हम लिख देंगे, चिंता ना क्लास के बाद आ जाए, हम लिख देंगे। हर प्रकार की सुविधा है आपको, देखिए। ठीक है, सुनने में अच्छा लगा ना, सुनने में अच्छा लगना चाहिए देखिए जीवन, बाकी तो ठीक है, होगा क्या वो तो पता ही है। केस नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मान लें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाते हैं,
यहां मोलर कंडक्टेंस है, यहां रूट सी है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। देखिए ग्राफ ना ऐसा बनता है ना एकदम ऐसे पैरेलल बनता है, ग्राफ हल्का सा नीचे की तरफ ऐसा टिल्टेड बनता है। तो ये जानबूझ के बनाया जा रहा है, इसको सीधा ना कर दें कि नहीं, मैं सबको सीधा कर देता हूँ, बड़े बड़ों को सीधा किया, मैं इसको सीधा तो ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अब कोई पूछे ग्राफ ऐसा क्यों बना, उसका कारण बताओ। कितने खुश हैं देखिए, ये कौन कहता है फंडिंग की जरूरत है, कोटा तनाव में है? देखिए आप कभी ओवर खुशी में भाई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पे जैसे आप हैं ना, अब आप थोड़ा सा पीछे आए, थोड़ा सा पीछे आने का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे अगर ऐसे आएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंसंट्रेशन गिरने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डायरेक्शन बढ़ रहा है। तो इस तरफ आने का मतलब अगर हम ऐसे 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 आ रहे हैं तो इसका मतलब कंसंट्रेशन गिर रहा है और डायल्यूशन बढ़ रहा है। तो डायल्यूशन बढ़ने पे जब आप चेक करेंगे, इधर कहीं आ गए मान लो ऐसे, तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, दिख रहा है। जितना आप इस तरफ मूव करेंगे उतना देखिए कंडक्टेंस भी ऐसे थोड़ा सा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ ऐसा यूं ही नहीं बना दिया गया है, ऐसा होता है। अब ऐसा होने के कारण क्या है उस पर आ जाए। पहले कैसा होता है समझ गए, ना डिक्रीजिंग होगा ना इंक्रीजिंग होगा, बल्कि डिक्रीजिंग होगा ना ही कांस्टेंट होगा, बल्कि कैसा होगा ग्राफ, इंक्रीजिंग होगा। तो अगर ऐसा इंक्रीजिंग होता जा रहा है होता जा रहा है तो ऐसे डॉट मिलाते चले जाओ, तो ऐसे ग्राफ बना है। इस कंसंट्रेशन पे ये आंसर है, इस कंसंट्रेशन पे ये आंसर है। ग्राफ बना कैसे समझ पा रहे हैं, ऐसे अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या ढूंढा गया होगा, अलग अलग मोलर कंडक्टेंस ऐसे ढूंढे गए होंगे, फिर सबको क्या किया होगा, मिला दिया गया होगा, तो एक पैटर्न मिल गया। अब ये ग्राफ में ऐसा हो क्यों रहा है उस पर आज ही चर्चा कर लें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब NaCl, KCl, HCl, पानी में फेंक दो, पानी में फेंकते हैं हम लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो पानी में फेंक दिया तो बताइए क्या होगा, ये लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनको अगर आप डाइल्यूशन देंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने के पे इनका क्या अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा सेम रहेगा क्योंकि अल्फा इनका पहले से ही 1 है। तो अल्फा अगर सेम रहेगा तो बताएं नंबर ऑफ आयंस भी, आयंस में इंक्रीमेंट नहीं है। फिर क्या हुआ, लोग सेम है लेकिन तालाब देखिए, मछलियां उतनी हैं लेकिन तालाब बड़ा कर दिया गया है। देखिए डाइल्यूशन बढ़ गया ना, तो पहले अगर 4 मछलियां थी तो अभी भी 4 ही हैं, लेकिन पहले वो तालाब में थी, अब वो नदी में, उनको दरिया में डाल दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी बातचीत गिरती जाएगी। बातचीत गिरने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे पहले मछलियां छोटे से तालाब में रहती थी, पूछती थी कल कहाँ थी, हैं? फिर अगर आपने उनको नदी में डाल दिया तो पिछला हफ्ता कैसा गुजरा तुम्हारा, दरिया में डाल देंगे तो पूछेंगे तुम तो दिखती ही नहीं हो, कहाँ रहती हो आजकल। सवाल बदल गए। इन सवालों को समझिए, सवालों का मतलब है बातचीत गिरती जा रही है, लॉन्ग डिस्टेंस। ये समझ में आ गया भाई। अब देखिए, अब नंबर ऑफ आयंस अगर सेम है तो बताइए मछलियां उतनी है लेकिन तालाब बड़ा हो गया, तो क्या बातचीत कम हो जाएगी, बातचीत कम हो गई तो इसको बोलते हैं टेक्निकल फॉर्म में ट्रिपल आई। ट्रिपल आई का मतलब है इंटर आयनिक इंटरेक्शन, आयंस के बीच का इंटरेक्शन कमजोर है। यहाँ पे आयन कौन है, नहीं कोई और नहीं आया, उन्हीं के बीच की डिस्टेंस बड़ी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, तो इधर तो निकल जाता है, एक्स्ट्रा में नहीं सोचना है, ठीक है। तो क्या हुआ, तालाब की जगह जगह बढ़ गई, तो उनकी ही बातचीत थोड़ी कम हो गई, तो आयन सब बातचीत नहीं करते। अगर बातचीत नहीं करते तो बताइए आयन मूव ज्यादा करेंगे, तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने का मतलब है कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये कौन से कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलिटिक या मेटेलिक, मोलर वाले तो ठीक है, मेन बात बताएं, इलेक्ट्रोलिटिक या मोलर या मेटेलिक। इलेक्ट्रोलिटिक की जो भी चर्चा चल रही है वो सब किसके बारे में चल रही है, मेटेलिक को तुम बहुत पीछे, ठीक है। तो ये कौन सा कंडक्टेंस बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक।
उसमें मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है। तो बताएं, आपको जब पढ़ाया था तो बताया गया था कि दो प्रकार के कंडक्टेंस होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक और एक मेटेलिक। इलेक्ट्रोलिटिक में बताया गया था कि कारण होता है आयन। कंडक्टेंस का कारण कौन है? वो चार्ज के कैरियर्स हैं। और मेटेलिक में चार्ज के कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कारण नोट कर। अब इसमें सर्सन रीजन के सवाल वो बना सकता है अपने हिसाब से, ढूंढ लेंगे। तो लॉजिक क्या हुआ देखिए, रिलेशन बढ़ा, अल्फा में कोई परिवर्तन नहीं, आयन सेम, दरिया हो गया मामला तो बातचीत गिर गई, बातचीत कम तो काम ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा होगा, मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। इसलिए ये जो ग्राफ है वो देखिए डॉट ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, इधर जाने तो मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, बराबर। ग्राफ का पैटर्न पहले समझ में आ गया आपको। अब वो बात समझ लेते हैं एक्सट्रापोलेशन वाली। देखिए जब आप यहां की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आकर के प्रैक्टिकली रुकना पड़ जाता है, यहां पर आके आप रुक गए। केमिस्ट्री की एक अपनी हद होती है। केमिस्ट्री की हद इसलिए क्योंकि देखिए लैब के अंदर आप डाइल्यूशन एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने पानी बढ़ाया, कितना बढ़ाओगे पानी, यहां पे थोड़ी आ जाओगे। यहां आने का मतलब समझ रहे हो, यहां आने का मतलब है कि आपने कंसंट्रेशन जो रूट सी था उसको जीरो कर दिया, तो आपने सी भी जीरो किया होगा। सी जीरो तो वी इनफाइनाइट, तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट। तो इतना इनफाइनाइट वॉल्यूम कहां से लाओगे, लैब में दरिया थोड़ी बना डालोगे हैं। तो फिर आप कहाँ रहोगे, दरिया बना दोगे तो उसमें तुम कहाँ रहोगे। तो ऐसा कर नहीं सकते प्रैक्टिकली आप, तो ये सब बातें काल्पनिक हैं, समझ रहे हैं। रियलिटी में आप सिर्फ यहीं तक कहीं आते हैं, यहां तक कहीं आ सकते हैं, यहां तक कहीं, इसके बाद नहीं जा सकते आगे, क्योंकि इसके बाद की बातें काल्पनिक हैं। तो जब काल्पनिक है तो आप क्या कहेंगे, लैब में नहीं जा सकते, केमिस्ट्री की यहाँ लिमिट है। तो जिसके बाद केमिस्ट्री की हद आ जाती है उसके बाद मैथ्स बेहद हो जाती है। तो मैथ्स कहती है कि अगर इसी पैटर्न को आगे बढ़ाया जाता तो ऐसा होता। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, ग्राफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ग्राफ के नेचर को देखते हुए, क्योंकि आज तक उसका नेचर तो आगे भी ऐसा होगा, ऐसा मान करके ग्राफ को प्रोडिक्शन दे रहे हैं। और प्रोडिक्शन देने का मतलब है कि एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर दिया तो बताइए यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट क्या मेजर हो जाएगा। और ये इंटरसेप्ट मेजर करने का मतलब है कि आपने किसको किसकी तरफ टर्न कराया, रूट सी को जीरो की तरफ। अगर ऐसा किया तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू कैसे आ गई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो निकालना है ना, तो उसकी वैल्यू कैसी आ गई, फाइनाइट, डेफिनेट। और अगर ऐसा हो गया तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया इसके ऊपर, एक्स्ट्रापोलेशन। तो क्या बोलोगे, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। चलें। है? क्या हो गया, कोने में क्या हो गया, रूट सी जीरो की तरफ जा रहा है। ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू फाइनाइट। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही। नहीं तो इसको मिस्टेक थोड़ी कहते हैं, समझ में नहीं आया तो। मिस्टेक का मतलब होता है गलत लिखा हुआ है।
तुम्हारे लगने से होता क्या है? कौन हो तुम? प्रकृति का एक छोटा सा जर्रा हो तुम। तुम्हारे लगने से क्या होता है? समाज थोड़ी चल, कुछ भी नहीं बदलेगा। ध्यान दें, जब आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जब जाते हैं तो कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, डाइल्यूशन। तो आप यहां पे कहीं रुक जाएंगे। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसके आगे आप जा नहीं सकते। इसके आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि केमिस्ट्री की एक हद होती है, उसके बाद आप पानी नहीं मिला सकते। और उसके बाद अगर आपको पानी मिलाने का मन कर रहा है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग मिलाएं। आप कह दें कि ये पैटर्न अगर आगे ऐसा ही बढ़ता जाता तो यहाँ कट करता, और अगर करता तो ये इंटरसेप्ट आता। और ये इंटरसेप्ट कौन होगा? मोलर कंडक्टेंस होगा। कब होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो क्या हमने मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर कर लिया? जबकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई चीज मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप करोगे तो खड़े कहाँ रहोगे? आपने इनफाइनाइट पानी बना दिया। तो हर तरह आप सोचिए, समुंदर ही समुंदर है, और उसमें NaCl पड़ा हुआ है, और बीच में आप हैं। आपसे कहा कंडक्टेंस मेजर करो बैटरी लगा के, कैसे करोगे? अत्याचार टाइप का हो गया। तो ऐसा संभव नहीं है, समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकली ये सब बातें डिफाइन ही नहीं है। अगर आप सोचें कि ये कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला क्या प्रैक्टिकली डिफाइन है? नहीं। लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये इस तरफ जाता तो ग्राफ कहता है कि यहाँ कट करता, और कट करता तो ये निकल आया किस पे? इसकी वैल्यू कैसी आ गई? डेफिनेट। मेजर कर ली, मेजरेबल। और मेजरेबल है तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइनाइट। तो देखिए रूट सी है, ये जीरो की तरफ गया तो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट वाला फाइनाइट आ गया। और अगर फाइनाइट आ गया तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। और ये कौन सी है? तो ये बात पीछे समझाई गई है कि अगर एक्स जीरो की तरफ जाता है और वाई डेफिनेट लाता है तो एक्सट्रापोलेशन एप्लीकेबल। यही बताया गया है। आशा करते हैं आशा भी समझ गई होगी। चले? हाँ, एक और लीजिए। ऐसा भी क्या हो गया? माना कि थोड़ा तो हुआ है, लेकिन ऐसा भी ऐसा भी क्या हो गया कि इतने परेशान? ठीक है। बीच में यूट्यूब मोटिवेशन देख लिया करो ना, मन थक जाओ तो। हैं? इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछेंगे, ये सब पूछ लेंगे आपसे। तो पैटर्न बता देंगे। पैरेलल होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, इस तरफ होगा। देखिए डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, बस ऐसे बना देगा तो ठीक है। टच कराए ना कराए इतना काफी। वीक पे आ जाए। अरे मार्टर, बजी गई आखिरकार है। बताओ, जीवन बन गया। चलें भी, नेक्स्ट में मिलते हैं। हैं? स्टोर्स? कौन से स्टोर्स? पे हर जगह मिलती। तुम क्या करोगे? ऐसे तुम बहुत कुछ करते हैं, तुम क्या